मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल बीपीएससी लेवल में स्वागत करती हूँ। और आज है 18 मई और बिना आप सभी का ज़्यादा समय वेस्ट किए हुए चलिए सीधे चलते हैं पेपर के पोस्टमार्टम पे और निकालते हैं ऐसे चीज़ों को जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए लाभदायी व उपयोगी होंगे। तो हमारा पहला न्यूज़ है, कृषि आधारित उद्योग संभावनाओं को दे रहे हैं बल। तो यहाँ दो सवाल उठते हैं कि आखिर कृषि आधारित उद्योग कहते किसको हैं और ये किन प्रकार की संभावनाओं को बल दे रहे हैं। तो देखिए, उद्योग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कृषि आधारित उद्योग, और दूसरे नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री यानी गैर कृषि उद्योग। तो वैसे उद्योग जहाँ रॉ मटेरियल्स के रूप में हम किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, किसी कृषि उत्पाद का यूज़ करते हैं, वैसे उद्योग को हम लोग कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। जैसे जूस के उद्योग को, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल का उपयोग किया जाता है, जैम के उद्योग को जिसमें विभिन्न प्रकार के फल का उपयोग किया जाता है, चिप्स के उद्योग को जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कृषि आधारित उद्योग कहते किसे हैं। नेक्स्ट है हमारा गैर कृषि उद्योग। तो नाम से ही क्लियर है कि वैसे उद्योग जहाँ गुड्स के रूप में या कच्चे माल के रूप में रॉ गुड्स या रॉ मटेरियल के रूप में नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे लेदर इंडस्ट्री में यूजुअली हम एनिमल फर का यूज़ करते हैं या सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं। तो ये हमें एग्रीकल्चर के थ्रू प्राप्त नहीं होते, तो ऐसे उद्योग को हम कहते हैं गैर कृषि उद्योग। तो अब सवाल उठता है कि ये किन प्रकार की संभावनाओं को और किस प्रकार संभावनाओं को बल दे रहे हैं। तो चूँकि हम सभी जानते हैं कि बिहार उद्योग में काफ़ी पिछड़ा है, किंतु वर्तमान सरकार धीरे धीरे उद्योग में भी अपने पैर पसार रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि उद्योग में भी हमारा राज्य अपना योगदान दे सके। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक डेटा दिया हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट का। यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जब भी आप अपने मेंस के पेपर में कोई भी आंसर लिखते हैं, तो वहाँ पे अगर आप किसी फैक्ट या डेटा को डालते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसके सोर्स को भी मेंशन करें, यानी वो डेटा आपने कहाँ से लिया है उसे भी मेंशन करना इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। यानी आप कहीं से भी रैंडम किसी अनवेरीफाइड सोर्स से डेटा नहीं डाल सकते। ओके, तो ये डेटा जो है वो एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर आधारित है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। तो चलिए देखते हैं ये डेटा कहती क्या है। तो ये डेटा बिहार के कृषि आधारित उद्योग के बारे में बताती है और कहती है कि बिहार के जो उद्योग है लास्ट 10 ईयर्स में 5 टाइम्स ग्रोथ अचीव किया है। यानी पिछले 10 वर्षों में बिहार ने 5 गुना विकास दर हासिल किया, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में 5 गुना अधिक है। और ये जो ग्रोथ है वो कृषि आधारित उद्योग में। और वही अगर गैर कृषि आधारित उद्योग की बात की जाए तो यहाँ पे जो इसकी ग्रोथ रेट है वो राष्ट्रीय स्तर के ग्रोथ रेट से कहीं अधिक है। यहाँ कुछ और फैक्टर जो आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये फैक्ट आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये तो मतलब ये जो फैक्ट है ये जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, तो ये आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे, किंतु एक रफ डेटा के रूप में आप इसको मेंस आंसर में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बिहार में 134 इकाइयाँ काम कर रही है, यानी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 134 इकाइयाँ काम कर रही है। और वर्तमान में जो इस पर निवेश किया गया वो लगभग 750 करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो किसी भी उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन आने पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये आंकड़े, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी आंकड़े का सोर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आंकड़े कहाँ से प्राप्त है? उद्योग विभाग से। और इसके अलावा इन 134 कंपनियों के अलावा करीब 600 से अधिक कंपनियों ने। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान परिदृश्य व सरकार की नीति का क्या योगदान है इसमें। तो देखिए यहाँ 2 पॉलिसी का जिक्र किया गया है, एक है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी और सेकंड है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। तो आप जानते हैं कि बिहार या बीपीएससी के एग्ज़ाम में यूजुअली ईयर पूछ ले जाते हैं कि कोई स्कीम किस ईयर लॉन्च हुआ या फिर कितने पीरियड के लिए ये लॉन्च हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी, तो ये 2017 हो जाएगा। और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी, तो ये 2016 होगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 के तहत टेक्सटाइल व लेदर सेक्टर, आईटी व आईटीएस सेक्टर तथा खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के साथ साथ
अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाना था। तो यहाँ ये चीज़ देखिए कि यहाँ जो एग्रो बेस्ड प्लस नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री दोनों को इस स्कीम के तहत या इस पॉलिसी के तहत शामिल किया गया है। और ये बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है, जो कि मैंने कल के ही लेक्चर में डिटेल में आपको बताया था, तो आप चाहे तो कल के लेक्चर में उसे देख सकते हैं। तो ये जो स्टार्टअप पॉलिसी है वो नए उद्यमियों के लिए ही केवल है। तो ये देखिए जो कल मैंने आपसे जिक्र किया था, ये 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति योजना। तो ये मैंने कल में डिटेल से इसको एक्सप्लेन की थी, तो आप चाहे तो कल का वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए बार बार अगर कोई इसकी न्यूज़ में आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है एट ऑल लेवल, वेदर इट इज़ प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू। तो ये तीनों लेवल पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो चीज़ रिपीटेडली न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारा जिक्र किया गया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये वर्ल्ड बैंक प्लस डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इसी दिशा में प्रयास करते हुए बिहार ने उद्योग संवाद नाम के एक पोर्टल का स्टार्ट किया गया। तो देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उद्योग संवाद नाम का पोर्टल किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, और आपको डिफरेंट स्टेट के नाम दे दिए रहेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आपने पेपर ठीक से पढ़ा होगा या आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि इस पोर्टल को लॉन्च किया है बिहार गवर्नमेंट ने। ओके, तो इस पोर्टल का कार्य क्या है कि यह उद्योगों की स्थापना के लिए 16 तरीके के क्लियरेंस को बिना झंझट करने का सुविधा प्रदान किया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने तरीके, मतलब किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने में कितने क्लियरेंस करवाने होते हैं, तो इतना झंझट कौन ले। तो उद्योग के मामले में अरुचि का एक कारण ये भी है। ठीक है, तो यहाँ जो उद्योग संवाद है यहाँ 16 तरीके के क्लियरेंस कराए जाते हैं बिना झंझट के, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा स्थापित किया गया। इसके अलावा जो बीमार श्रेणी के जो उद्योग है उनको सस्ते दर पर फंड भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ठीक है, अगेन ये जो है हमारा ये कुछ फैक्ट और डेटा दिया गया है जो बोथ आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मेंस आंसर राइटिंग में ऐसा फैक्ट डालने का ज़रूरत पड़ा तो आप आइदर मैप के थ्रू भी दिखा सकते हैं या फिर राइटिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। आपने हाल के CTPU एग्ज़ाम जिन्होंने दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि निम्न में से कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने इसमें भागलपुर मारा होगा, क्योंकि भागलपुर तो फेमस है, सभी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ भी हैंडलूम सेक्टर डेवलप्ड स्टेज में है, या फिर यहाँ ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है ये भी हैंडलूम सेक्टर से रिलेटेड है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में इसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कल जो मैंने आपको क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया गया था, तो कल 3-4 मैंने आपको बताया था। उसके अलावा ये इन प्लेसेस पर भी क्लस्टर की स्थापना की गई है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ओके, तो ये है हमारा एडिटोरियल आज का, स्वस्थ पर्यावरण जरूरी। तो ये मेनली जो लिखा गया है ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ना होकर ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया गया। तो बिहार सरकार जो है वो राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसके आने की संभावना कब तक है, 6 माह में। तो जाहिर सी बात है इसके आने की संभावना के साथ ही परीक्षा में आपके सवाल आने की संभावना भी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो आपका BPSC मेंस का तैयार हो गया या तैयार कर लेना है, एक टॉपिक आपका तैयार हो गया जिसके लिए कंटेंट आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो कार्बन उत्सर्जन का नेट ज़ीरो का टारगेट है वो कब तक का है, 2040 तक का, यानी 2040 तक इंडिया नेट ज़ीरो अचीव कर लेगा कार्बन उत्सर्जन के मामले में। तो कार्बन उत्सर्जन और नेट ज़ीरो होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो किसी भी प्रकार का धुआं जो निकलता है वाहनों से या फैक्ट्रियों से या कोयला या लकड़ी जलाने से, तो उसमें हाई अमाउंट में कार्बन कंटेंट होता है जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। न केवल वो प्रदूषण नहीं फैलाता है, उसके अलावा हमारे अर्थ के टेम्परेचर को भी काफ़ी बढ़ाता है, जिसके कारण गर्मी तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ हमारे ओजोन परत जो कि हमें UV रेज से बचाते हैं इधर भी नुकसान पहुंचता है। प्लस जो जलवायु चक्र होते हैं, यानी जो आपके जलवायु चक्र होते हैं उसको भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब है कि इसको, और सेकेंड है कि नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो क्या होता है, नेट ज़ीरो
इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो नेट ज़ीरो का कहीं से मतलब ये नहीं है कि 2040 तक इंडिया जो है वो कार्बन इमिशन को स्टॉप कर देंगे, बल्कि 2040 तक इंडिया अपने कार्बन इमिशन को मिनिमाइज़ करने का कोशिश करें। क्योंकि देखिए, जब आपको टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेना है तो कहीं ना कहीं आपको दुष्परिणाम उठाने होंगे, तो उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसको आप टैकल ज़रूर कर सकते हैं। तो 2040 तक कोई इंडिया ज़ीरो कार्बन इमिशन नहीं अचीव करने वाला है, बल्कि वो जितना भी कार्बन इमिट करेगा उसके एब्जॉर्प्शन का वो उपाय करेगा कि अगर मैंने इतना टन कार्बन बनाया है तो मुझे इतना फॉरेस्ट लगाना है, या फिर कुछ भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेने हैं जो कि मेरे उन उत्पादित कार्बनों या उत्सर्जित कार्बनों को सोख सके। ठीक है, तो कभी भी ये मत समझिएगा कि नेट ज़ीरो का मतलब होता है कि कार्बन उत्सर्जन बंद हो जाएगा। कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होगा और जितना भी होगा उसको सोखने की व्यवस्था की जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम कैसे किया जा सकता है। तो हरित ऊर्जा को बढ़ावा देकर। हरित ऊर्जा क्या होती है? जो परंपरागत ऊर्जा से अलग होती है, यानी जो कि कोयले से ना उत्पादित होकर वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सनलाइट से, जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं, या फिर वाटर से, या फिर विंड के एनर्जी से हरित ऊर्जा को उत्पादित किया जा सकता है, जिसके इमिशन लोएस्ट होते हैं। ठीक है, और जो इमिट भी होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना पड़ेगा। उसके अलावा कार्बन उत्सर्जन के अन्य तरीकों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, प्लस वेटलैंड्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो वेटलैंड्स वैसे लैंड्स को कहते हैं जो कि नाम से क्लियर, वेट लैंड यानी ऐसी भी भूमि जो भींगी हुई है। ठीक है, तो ये जो ये एक संक्रमण का क्षेत्र होता है, यानी ट्रांजिशन लैंड और वाटर के बीच का ट्रांजिशन वाला एरिया कहलाता है। जो दलदली क्षेत्र होते हैं, यानी जो दलदली क्षेत्र वो कम्प्लीटली आप उसको लैंड भी नहीं कह सकते और कम्प्लीटली आप उसको वाटर भी नहीं कह सकते, तो वो एक वेटलैंड हो गया। और जिन्होंने भी वेटलैंड्स के बारे में जानते हैं उन्होंने ज़रूर ईरान में हुए रामसर सम्मेलन के बारे में सुना होगा, जहाँ वेटलैंड्स को डेवलप करने के लिए या उनको संरक्षित करने के लिए जो भी वर्ल्ड के डिफरेंट वेटलैंड्स एरिया होते हैं उनको लिस्ट किया जाता है, ताकि उन्हें कंजर्व और प्रिजर्व किया जा सके। ओके, तो ये जो वेटलैंड है ये काम करते हैं कार्बन सिंक के रूप में, यानी जो भी कार्बन होते हैं उनको ये एब्जॉर्व करते हैं, मैक्सिमम कार्बन को एब्जॉर्व करते हैं। और ये वेटलैंड्स जो होते हैं ये बायोडाइवर्सिटी के मतलब नज़रिए से भी काफ़ी रिच होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड पर पाए जाने वाले भी एनिमल्स पाए जाते हैं, और जो एनिमल्स प्लस ट्रीज़ या फिर जो भी वेजिटेशन है वो पाए जाते हैं, और जो वाटर एनिमल या वेजिटेशन है वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी रिच एरिया होते हैं। ठीक है, तो ये वेटलैंड जो होते हैं ये कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, यानी जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उसे ये सोख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रदूषण में कुछ कमी आ जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ बिहार के बारे में जिक्र किया कि क्या कारण है कि बिहार में भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द लैक ऑफ फॉरेस्ट एरिया। अगर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की माने तो बिहार में वनावरण केवल 7,380 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भूभाग का केवल 7.84% है। तो ये डेटा आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मेंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो और ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है कि अगर वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना प्रतिशत है या कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो देखिए ये जो बता रहे हैं ये भी आपका एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स हैं या जो कैलकुलेशन है वो रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं होते हैं। बिकॉज जो घरों में के पार मतलब जो घरों के जो आपके बगीचे होते हैं या फिर उन या जो छोटे प्लांट होते हैं उसको भी ये फॉरेस्ट में ही काउंट कर लेते हैं, जबकि इनकी प्लांट की कैपेसिटी और ट्रीज़ की कैपेसिटी कार्बन सूखने की अलग अलग होगी क्षमता, है ना। तो कहीं ना कहीं ये डेटा भी रियलिस्टिक नहीं है। तो ये भी जो डेटा दिया हुआ है इससे भी कम हमारा वनावरण है और उससे भी कम भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है जो वनाच्छादित है। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है कि हम जितने ज़्यादा हो सके पेड़ को बचाएं, पेड़ों को लगाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चाहें तो अपने पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते, क्योंकि सरकार अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, इसको हर कदम पे चाहिए जनता का साथ। कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो सबको फ़ायदा लेना है तो सबको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे।
यस, तो ये है पहली बार खजाने से 100% खर्च कर सरकार बनाएगी 3 ROB। ये फैक्चुअल आर्टिकल है। ये ROB का मतलब हो गया रेलवे ओवर ब्रिज। ओके, तो ये 3 ROB कहाँ कहाँ बनाने वाले, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किन जगह पर ROB यानी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का फैसला लिया है, या निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जगह है जो जहाँ रेलवे ओवरब्रिज नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये है पटना, नालंदा और भागलपुर। तो ये 3 प्लेस है जहाँ पे हाल ही में बिहार सरकार ने रेलवे ओवरब्रिज बनाने का फैसला लिया है, पटना, नालंदा, भागलपुर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा थोक महंगाई दर 15% के पार 9 वर्ष में सबसे अधिक। तो देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट मेंस के लिए कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखिए जो भी ये सब जो रिपोर्ट्स होती हैं या फिर इकोनॉमिक कैलकुलेशन होते हैं, वो कुछ कैलकुलेशन मंथली होते हैं, कुछ कैलकुलेशन 2 मंथ पे होते हैं, कुछ 3 मंथ पे, कुछ 6 मंथ पे, कुछ वार्षिक होते हैं, कुछ द्विवार्षिक होते हैं। तो अगर जो भी कैलकुलेशन आपके फ्रिक्वेंटली होते हैं लाइक 1 मंथ पे, 2 मंथ पे या फिर 3 मंथ्स पे, उसके बारे में हमेशा मतलब वो अपडेट होते रहते हैं, तो पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि थोक महंगाई दर होता है क्या है। जैसे 2 प्रकार के हमारे इंडेक्स होते हैं, WPI और CPI। इसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब थोक, ये थोक महंगाई दर की गणना करता है, और ये CPI जो है वो कंज्यूमर के लेवल पे जो महंगाई दर है उसकी गणना करता है। ठीक है, यानी खुदरा, ये खुदरा महंगाई दर को की गणना करता है। तो इसके कैलकुलेशन में, तो यहाँ क्या है WPI में महंगाई दर 15% की वृद्धि हो गई, यानी थोक स्तर पे ही जो मंडी में आपके जो माल आ रहे हैं वहाँ पे ही आपको काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, जिसके कारण से वो कंज्यूमर तक पहुँचते यानी CPI तक पहुँचते वो और भी महंगा हो जाता है। ठीक है, तो पहले जो इसका बेस ईयर था वो 2004-05 था, लेकिन 2013 से इसका बेस ईयर 2011-12 कर दिया। अब बेस ईयर क्या है, बेस ईयर एक पैमाना होता है, जैसे कि अगर आपको अपना परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना रहता है तो आप अपने लास्ट ईयर से आप कैलकुलेट करते कि मैंने लास्ट ईयर ये मेरा परफॉर्मेंस था, बट इस ईयर मेरा इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो उसी तरह हम एक बेस ईयर मान लेते हैं जिस ईयर में इकोनॉमी ना बहुत रिसेशन में रहती है ना बहुत बूम में रहती है, यानी एक न्यूट्रल इकोनॉमी, एक अच्छे से चलती हुई इकोनॉमी रहती है। तो उसको बेस ईयर मान के उस ईयर के कंपैरिजन में हम निकालते हैं कि क्या आपका महंगाई दर क्या है थोक लेवल पे या खुदरा लेवल पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि बेस ईयर क्या है, तो 2011-12 है, कब से चेंज हुआ तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये 2013 है, या फिर पहले क्या था, तो पहले 2003-04 था। ओके, तो ये रहा आज का डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर नहीं पसंद आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सुधार की जा सकती है। ओके, थैंक यू फॉर द डे।